ओके, सो वेलकम बैक। आज हमारी दूसरी क्लास है और अभी तक हमने जितने भी पर्सपेक्टिव्स पढ़े हैं साइकोलॉजी में, लाइक 6 से 7 पर्सपेक्टिव्स पढ़ लिए हमने। उन सब के बारे में अब हमें आने वाले पूरी साइकोलॉजी में फर्स्ट ईयर की जितनी भी साइकोलॉजी है उसमें इन्हीं पर्सपेक्टिव्स को डिटेल में पढ़ना है। सो आज हमारे पास है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी मेजरली डील्स विद द नर्वस system and somehow related to control and coordination, also related to hormones also। तो हार्मोन्स के बारे में भी देखेंगे, साथ में बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मेजर पार्ट है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का। बिफोर गोइंग इनटू द डीप, हम चाहेंगे कि नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाए। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में जब भी हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, आप सबको पता होगा, 12th या 10th में आप पढ़ के आए होंगे कि नर्वस सिस्टम में जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो न्यूरॉन कहलाई जाती है। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो कभी ना कभी बनाया ही होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। कुछ इस तरह से एक न्यूरॉन बना हुआ होता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, जो हमारे पास ये चीज़ें हम डेंड्राइट्स कहते हैं। स्मॉल में लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डेंड्राइट्स। साथ में ये न्यूक्लियस है और इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। और ये जो एक लाइन बनी हुई है पाइप की तरह, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। और इस लाइन के ऊपर आपने पढ़ा होगा माइलिन शीथ या सॉन सेल्स होती हैं, जो कि एक माइलिन शीथ बनाती हैं। सॉन सेल्स हम इनका नाम देंगे, ये हो गई सॉन सेल। और साथ में ये सारी हैं एक्सॉन टर्मिनल, इन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक नोड। सिनेप्स कह देते हैं इस पूरे वाले हिस्से को। और साथ में जो ये बॉब की तरह दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नोड। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है एक न्यूरॉन का। अब सबके फंक्शंस क्या हैं? जो डेंड्राइट है वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को कैच करने में यूज होता है। ये डेंड्राइट्स है या न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, और हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये डेंड्राइट्स उस इन्फॉर्मेशन को कैच करती हैं, उन्हें न्यूरॉन की बॉडी में भेजती हैं, और न्यूरॉन की बॉडी में भेजने के बाद वो सिग्नल आ जाता है एक्सॉन में। जब कोई भी सिग्नल एक्सॉन के अंदर आता है तो उसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। ध्यान देना, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है उस टाइम पे जब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सिग्नल एक्सॉन के अंदर आता है। तो अब एक्सॉन में जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल आता है तो कई सारी चीज़ें होंगी, बट एक्सॉन में क्या क्या हिस्से हैं वो बता देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्वान सेल्स होती हैं। स्वान सेल्स होती हैं, और एक और टाइप की भी सेल हो सकती है स्वान सेल की जगह पे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हो सकती हैं। मतलब 2 टाइप की सेल्स हो सकती हैं, या तो स्वान सेल होगी या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये होती हैं हमारी स्वान सेल्स, जो कि बीच बीच में गैप करके बनी हुई हैं। चाहे हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करें या फिर स्वान सेल्स की बात करें, दोनों की दोनों बनती हैं किससे? जीलियल सेल्स की। ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि एक तरह से
अभी तक हमें इनके फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है, रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन। बट अभी तक ये पता चला है कि जो जेलियल सेल्स हैं वो एक तरह से स्टेम सेल्स की तरह होती हैं। स्टेम सेल्स के बारे में आपको पता होगा कि ये टोटीपोटेंट होती हैं। एक छोटी सी सेल होती है, उससे हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स बनती हैं, उसी से हमारी मसल्स बन जाती हैं, एंड आफ्टर दैट उसी से हमारे अंदर बहुत सारी बोन्स भी बनती हैं और बहुत कुछ बन जाता है उस छोटी सी सेल की वजह से। तो जो छोटी सी सेल जो बहुत बार डिवाइड हुई और आज हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बना, उसे हम कहते हैं स्टेम सेल। और स्टेम सेल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि स्टेम सेल से किसी भी ऑर्गन को बनाया जा सकता है, और इसी वजह से बायोलॉजी के फील्ड में आज स्टेम सेल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। तो जेलियल सेल्स भी एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेम सेल हैं जिनसे बनी हुई हैं दो टाइप की सेल्स। एक को कहा हमने स्वान सेल्स और एक को कहा हमने ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। जो स्वान सेल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। स्वान सेल्स हमारी बॉडी में जहाँ पर भी न्यूरॉन है वहाँ पे पाई जाती हैं, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे ब्रेन की न्यूरॉन में पाई जाती है। दोनों में डिफरेंस है ये कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ब्रेन की न्यूरॉन में पाई जाएगी और जो स्वान सेल है ये बॉडी के न्यूरॉन में पाई जाएगी अदर देन ब्रेन। दोनों का काम क्या है? माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करना। माइलिन क्या करता है? कुछ नहीं, बस एक्सॉन के एक तरह से रक्षा करता है बाहर से, कोई जर्क आ जाए, कोई खिंचाव आ जाए, उससे रक्षा करती है माइलिन शीथ। तो स्वान सेल का मतलब समझ में आ गया, काम समझ में आ गया, माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करना। इन टर्न माइलिन शीथ प्रोटेक्ट करेगी किसको? एक्सन को, राइट। अब एक्सन पोटेंशियल एक्सॉन से होते हुए सिनेप्स में आएगी, सिनेप्टिक टर्मिनल तक पहुँचेगी। सिनेप्टिक टर्मिनल में ऐसा क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि एक ही न्यूरॉन है जो पूरी बॉडी में गई हुई है और वहाँ से वो सिग्नल भेज रही है डायरेक्टली हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को। बहुत सारी न्यूरॉन्स कनेक्टेड होंगी, इंटरकनेक्टेड होंगी। तो एक्शन पोटेंशियल अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करना है तो एक्शन पोटेंशियल को इस सिनेप्टिक नॉब के थ्रू जाना होता है। अब ध्यान देना, अब इस फिगर को मैं हटा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये है हमारा सिनेप्टिक नॉब। अब इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं। और इसके नीचे होती है दूसरी न्यूरॉन की रिसेप्टर सेल्स। इसके नीचे, इसके बगल में ही कहीं पर होगी दूसरी न्यूरॉन की रिसेप्टर सेल। इस रिसेप्टर सेल में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये इतने बड़े नहीं होते जितने मैं दिखा रहा हूँ। जब भी एक्शन पोटेंशियल इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर आएगा तो सिनेप्टिक नॉब से कुछ प्रोटीन के कण निकलेंगे, कुछ कण निकलेंगे उन छिद्रों से जो सिनेप्टिक नॉब में बने हुए हैं, निकलेंगे और आकर इन रिसेप्टर साइट्स में बैठ जाएंगे। रिसेप्टर साइट्स में बैठते ही एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से, पहली न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये पहली है और ये दूसरी न्यूरॉन। तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक नॉब से निकला वैसे ही वो दूसरे न्यूरॉन की रिसेप्टर साइट में आके बैठ जाएगा और वहाँ पे और इस तरह जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रांसफ़र हो चुका होता है दूसरी रिसेप्टर सेल में, दूसरी न्यूरॉन में। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर्स, ध्यान देना क्या वो ट्रांसमीटर आया दूसरी सेल की रिसेप्टर साइट में बैठ गया, बैठने के बाद एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र हो गया और एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होने के बाद रीअपटेक का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर दूसरी सेल में गया है वो वापस पहली सेल में आना भी है,
पहले न्यूरॉन में आना भी है, अदरवाइज़ पहले न्यूरॉन के सारे न्यूरोट्रांसमीटर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो वापस खींच लिए जाते हैं एक तरह से, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, प्रेशर के थ्रू खींचा जाता है, वैसे ही इसमें भी न्यूरोट्रांसमीटर वापस खींच लिए जाते हैं जैसे ही एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब यहाँ पे इतनी चीज़, ये चीज़ें बेसिक थी। अब इसमें कितने टाइप्स के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो प्रोसेस कौन सा है जिसके थ्रू हमारा एक्शन पोटेंशियल मूव करता है एक्शन में, ये डीप में पढ़ेंगे। बेसिक ख़त्म हुआ यहाँ का। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया तो अब आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पे। अभी इसके बारे में हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ध्यान देना, और साथ में एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के थ्रू पास कैसे होता है। पहले यही देख लेते हैं कि एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन में कैसे पास होता है, सो दैट बाद में इसको ना पढ़ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो छूट जाए। तो पहले यही देख लेते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये है हमारा एक्सॉन। अब देखो ध्यान से सुनना, इसके बाहर पॉजिटिव आयंस होते हैं। किसके? सोडियम के। सोडियम पॉजिटिव आयंस होते हैं एक्सॉन के बाहर। और अंदर क्या होता है? पोटेशियम के पॉजिटिव आयंस होते हैं। पोटेशियम के पॉजिटिव आयंस होते हैं, साथ में नेगेटिव आयंस होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन नेगेटिव आयन, इन्हें हम पी से दिखा दे रहा हूँ, हालांकि पी से फॉस्फोरस होता है, कन्फ्यूज मत होना, P4 यहाँ पे प्रोटीन है। तो प्रोटीन के नेगेटिव आयंस होते हैं। अब देखो बैलेंस कैसे बनता है। जो प्रोटीन के नेगेटिव आयन हैं ये बहुत बड़े होते हैं कंपैरेटिवली किसके? सोडियम के। तो ये बड़े होते हैं, और सोडियम के जो पॉजिटिव आयंस है ये बहुत कम मात्रा में होते हैं। ये ज़्यादा मात्रा में सोडियम के पॉजिटिव आयंस नहीं होते हैं। तो एक्सॉन के अंदर जब रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, जब कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो रहा एक्शन में, ऐसी कंडीशन में ये सिचुएशन होती है कि अंदर नेगेटिव आयन है ड्यू टू प्रोटीन नेगेटिव आयंस, और एक्सॉन के बाहर सोडियम पॉजिटिव आयंस हैं। ये स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है ड्यूरिंग रेस्ट फेज। जैसे ही कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो होता ये है कि जो पॉजिटिव आयंस हैं वो अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं, अंदर आ जाते हैं, और नेगेटिव आयंस बाहर हो जाते हैं। मतलब प्रोटीन नेगेटिव आयन बाहर, सोडियम पॉजिटिव आयन अंदर। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा यहाँ तक पहुँचा है एक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे अंदर पॉजिटिव होगा और बाहर नेगेटिव। ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा और ये पूरी की पूरी सिचुएशन उलटती चली जाएगी। यहाँ पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। और जैसे ये बढ़ता चला जाएगा ये सिचुएशन रिवर्स होती जाएगी, और पीछे से वो सिचुएशन फिर से रिवर्स होती जाएगी। मतलब फिर से जैसे ही यहाँ से एक्शन पोटेंशियल पास हुआ तो फिर से यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव आयन हो जाएगा, नीचे नेगेटिव आयन, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। मतलब एक तरह से अगर ध्यान दें तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो क्या काम कर रहा है? वो एक तरह से नेगेटिव आयन की तरह काम कर रहा है। कैसे? फिर से ध्यान से सुनना, आपको कुछ नहीं रखना है क्या अंदर जाता है क्या बाहर जाता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आयन की तरह काम करता है। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में नहीं लिखना है कि एक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। कैसे? देखिए, ये हैं सेल्स। नॉर्मल कंडीशन क्या है? प्लस प्लस, ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव। अब जब एक्शन पोटेंशियल आया तो हमने कहा पॉजिटिव आयन नीचे आ गया और अंदर आ गया, और नेगेटिव आयन ऊपर चला गया, बाहर चला गया। ऐसा किस कंडीशन में होगा? जब एक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर एक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो जो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और अंदर खींच लेगा, और नेगेटिव को रिपल्स करेगा और बाहर फेंक देगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने एक्शन पोटेंशियल को नेगेटिव कंसीडर किया तो आपको पता है
बाहर से पॉजिटिव चार्जेस अंदर आएंगे और अंदर से नेगेटिव चार्जेस बाहर जाएंगे, और इस तरह से ये पूरा का पूरा एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के अंदर से पास होते हुए चला जाता है। करेक्ट है? यहाँ तक समझ में आ गया जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स बचते हैं, उनको मैं अभी छोड़ रहा हूँ। अभी मैं नर्वस सिस्टम पे आ जाता हूँ। जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। एक आपने पढ़ा होगा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS को फिर से हमने 2 भागों में बांटा है। एक को हमने कहा ब्रेन और दूसरे को हमने कहा स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। ध्यान देना, बेसिक्स लगभग ख़त्म हो गए हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक बता देता हूँ, फिर इसमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं हमारे PPT में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्लास कितने भी घंटे चलेगी, नो प्रॉब्लम, बट अगर आपको बोर फील हुआ बीच में क्लास में तो वीडियो को वहीं पे स्टॉप कर देना। ओके, ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक को कहते हैं हम लेफ़्ट हेमिस्फीयर, एक को कहते हैं राइट हेमिस्फीयर। ये मैं फॉर ब्रेन की बात कर रहा हूँ। ब्रेन को एंटायरली अगर बात करें तो 3 भागों में बांटते हैं, एक फॉर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन। आगे का दिमाग, बीच का दिमाग और पीछे का दिमाग। जो आगे का दिमाग होता है फॉर ब्रेन, वो 2 भागों में बटा होता है बीच से, जिसे हम कह देते हैं लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। दायां ब्रेन और बायां ब्रेन दोनों जुड़े होते हैं एक दूसरे से वाया कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के थ्रू जुड़े हुए होते हैं लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर्स। ये चीज़ ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा जो फॉर ब्रेन है वो 4 और भागों में बटा हुआ होता है, 4 लोब्स पे बचा होता है। पैरिटल लोब, ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब और एक लोब आएगा, अभी आगे देखेंगे जब हम डीप में पढ़ेंगे। ये हो गया। जो मिड ब्रेन होता है उसका ज़्यादा कुछ खास काम नहीं होता है, बस वो हमारी हियरिंग सेंस को कंट्रोल करता है और साथ में जो हमारी देखने की क्षमता है, विजुअल सेंसेशन है, उसको भी कहीं हद तक अफेक्ट करता है। जो हमारा हाइंड ब्रेन है, पीछे का ब्रेन, छोटा दिमाग जिसे हम कह देते हैं, वो भी 3 भागों में बटा होता है। एक को हमने कहा सेरिबेलम, ध्यान देना, फॉर ब्रेन को हम सेरिब्रम भी कहते हैं, सेरिबेलम। दूसरा पोन्स वेरोलाई, और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में पोन्स और मेडुला कह देते हैं। पोन्स और मेडुला ज़्यादातर हमारे ऑटोमेटिक बिहेवियर्स को कंट्रोल करते हैं, लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, हिचकी आना, खांसी आना, इन सारी चीज़ों को पोन्स और मेडुला मिलकर कंट्रोल करते हैं। एक चीज़ और छूट रही है फॉर ब्रेन में, क्या क्या? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फॉर ब्रेन के 3 भाग होते हैं फॉर ब्रेन के भी, एक तो सेरिब्रम होता है, एक थैलेमस और तीसरा हाइपोथैलेमस। ये 3 चीज़ें होती हैं, ये इसके पार्ट्स ही हैं। आगे चल के देखेंगे फंक्शंस भी क्या क्या होते हैं। अब आ जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो स्पाइनल कॉर्ड भी देख ही लेते हैं अभी। तो स्पाइनल कॉर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो, ये हमारी बैकबोन के अंदर से गई हुई होती है। स्पाइनल कॉर्ड एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होती है जो हमारी बैकबोन के अंदर से गई हुई होती है और सीधा ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। ज़्यादातर न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में डायरेक्टली ब्रेन से नहीं कनेक्टेड होती हैं, ज़्यादातर न्यूरॉन्स डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती हैं। होता ये है कि अगर हम सपोज करें कि ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, अब इससे कनेक्ट हुई होंगी कुछ न्यूरॉन्स, ठीक है।
और इन दोनों को भी कनेक्ट करेगी एक न्यूरॉन, जिसको मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आर्क क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो न्यूरॉन्स होती हैं हमारी बॉडी में वो 3 प्रकार की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। एक को कहा हमने सेंसरी न्यूरॉन, एक को मोटर न्यूरॉन और एक को कह दिया रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन इसको हम एस से दिखाया, मोटर न्यूरॉन को एम से दिखाया और रिले न्यूरॉन को आर से दिखाया, जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही हैं। होता क्या है कि इस टाइप का एक आर्क बन जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन। फॉर एग्जांपल आपकी उंगली जल रही है, अब वहाँ से जो जहाँ पर उंगली जल रही है वहाँ पे न्यूरॉन ने एक सिग्नल भेजा। किसके द्वारा सिग्नल भेजेगी? सेंसरी न्यूरॉन द्वारा सिग्नल भेजेगी। किसको भेजेगी? स्पाइनल कॉर्ड को, कि उंगली जल रही है। स्पाइनल कॉर्ड वाया रिले न्यूरॉन के द्वारा तुरंत एक मैसेज भेजेगा मोटर न्यूरॉन के द्वारा उसी ऑर्गन को, उसी अंग को, उसी बॉडी पार्ट को भेजेगा कि अपनी उंगली तुरंत हटाओ वहाँ से। आपकी उंगली ऑटोमेटिकली विदिन सेकेंड्स हट जाती है। इसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क उसी सिचुएशन में बनता है जब सिचुएशन इमरजेंसी की हो। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में रिफ्लेक्स आर्क बनेगा या हर मैसेज पे स्पाइनल कॉर्ड ही रिएक्ट करेगी। ज़्यादातर मैसेज स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को भेजती है और ब्रेन जो डिसीजन लेता है उसको आगे फॉरवर्ड करती है। बट ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन स्पाइनल कॉर्ड खुद डिसीजन लेती है और उसके बाद मैसेज भेजती है। जब ये पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, आपकी उंगली जल रही थी, आपने उंगली हटा लिया, ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, तो ये जो मैसेज आया था स्पाइनल कॉर्ड के पास, ये अब वो भेजती है ब्रेन को कि ये गलती हुई थी, इस पर विचार कीजिए और आगे से ऐसी गलती ना करें। ब्रेन यही डिसीजन देता है फिर आपका। ये होता है रिफ्लेक्स आर्क की सिचुएशन। बट अगर सिचुएशन इमरजेंसी की नहीं है तो ऐसी कंडीशन में सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन में भेजेगा। ब्रेन के किस भाग को भेजेगा? थैलेमस के हिस्से को भेजेगा। थैलेमस डिसाइड करेगा कि उसको उस सिग्नल को ब्रेन के किस हिस्से में देखेगा। फिर ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग करेगा सिग्नल की, उसके बेसिस पे अपना डिसीजन देगा। वो डिसीजन वापस आएगा किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास। और फिर स्पाइनल कॉर्ड उसी मैसेज को वाया मोटर न्यूरॉन उस अंग तक पहुंचाएगी जहां पर उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये सिचुएशन जनरल सिचुएशन होती है। बट इमरजेंसी में ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में डायरेक्ट डिसीजन आता है कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ये देख लिया स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है। अब आ जाते हैं ब्रेन के ऊपर। तो यहाँ है हमारा ब्रेन। यहाँ पे हिस्ट्री दिया है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा। हाँ, न्यूरॉन्स के बारे में हमने पढ़ लिया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ध्यान से सुनना। जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारी स्कल के अंदर होता है और स्कल बहुत ही मजबूत होती है। रीजन क्या है आपको पता है? ब्रेन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। अब इस स्कल के अंदर जो सबसे ऊपरी परत होती है, फॉर एग्जांपल ये है हमारी स्कल खोपड़ी, इसके अंदर जो सबसे ऊपरी परत होगी इसमें कुछ लिक्विड मटेरियल भरा हुआ हो, द्रव पदार्थ भरा हुआ, जो कि 3 तरह के होते हैं, ड्यूरामीटर, पायामीटर और एक और पदार्थ होता है, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 3 तरह के पदार्थ होते हैं, एक को हमने वाइट कह दिया, एक को ग्रे कह दिया। ये बेसिकली लिक्विड होते हैं और हमारे ब्रेन को किसी भी शॉक से बचाने के लिए होते हैं, क्योंकि अगर कोई लिक्विड भरा है तो वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। और जो इसके ऊपर एक पदार्थ होता है जो सबसे बाहरी एक मिनट रुकना, यहाँ पे कुछ लिक्विड भरा है और ये लिक्विड एक किसी मेम्ब्रेन से बंधा हुआ होता है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
बायोलॉजी में वैसे भी जो भी कुछ बाहरी चीज़ होती है, बाहर सबसे ऊपरी परत होती है, उसको हम कॉर्टेक्स ही कहते हैं। तो इसको भी हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह दिया। अब इस ब्रेन के ध्यान देना, यहाँ पे हम फॉर ब्रेन की बात कर रहे हैं। फॉर ब्रेन के 4 भाग मैंने 2 भागों में बताया था मैंने कि राइट हेमिस्फीयर होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है। अब ये पूरा का पूरा फॉर ब्रेन जो 2 भागों में बटा है, ये फिर से 4 भागों में बटा होता है, 4 लोब्स में बटा होता है, जिससे एक को हमने कहा फ्रंटल लोब, एक को पैरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। सबके अलग अलग काम होते हैं, कहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ्रंटल लोब किसके लिए जिम्मेदार होता है, ये जो सबसे आगे वाला सिरा है यही हमारा फ्रंटल लोब है, और ये रीजनिंग, प्लानिंग, मूवमेंट, अटेंशन, पर्सनैलिटी, इमोशंस एंड मेमोरी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पैरिटल लोब, कंसर्न्ड विद कॉग्निशन, थिंकिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, पेन एंड टच सेंसेशन, स्पेशियल ओरिएंटेशन, स्पीच, लैंग्वेज, विजुअल परसेप्शन, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन, यूजेज मेमोरी टू अटैच मीनिंग टू द ऑब्जेक्ट्स। कुछ 3-4 पॉइंट्स याद होने चाहिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ग्रेजुएशन का, तो आपके लिए 1-2 पॉइंट्स याद करने ज़रूरी हैं, और अगर आप साइकोलॉजी ऑप्शनल दे रहे हैं तो आपको 3-4 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ किससे रिलेटेड है। अगला ऑसिपिटल लोब, हेल्प सी लाइट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब विजुअल कंसर्न से रिलेटेड है, देखने से रिलेटेड है। रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिटी थिंग्स, ये भी सेम चीज़ है, आँख से रिलेटेड है। एड्स कलर रिकॉग्निशन, ऑसिपिटल लोब ऑन द राइट इंटरप्रेट्स विजुअल सिग्नल फ्रॉम द लेफ्ट विजुअल स्पेस। राइट साइड से आप जो भी देखेंगे, राइट आँख से जो भी देखेंगे, वो बाएं साइड में प्रोसेस होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा उल्टा चलता है बैलेंस बनाए रखने के लिए। डैमेज टू वन ऑसिपिटल लोब विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ विजन इन अपोजिट विजुअल फील्ड। अगर आपकी राइट साइड की ऑसिपिटल लोब में कोई डैमेज हुआ है तो आपकी लेफ़्ट आँख से चीज़ें नहीं दिखेंगी, ये कहना चाहते हैं। उसके बाद आता है टेम्पोरल लोब, असिस्ट अस टू टेल वन स्मेल फ्रॉम अनदर एंड वन साउंड्स फ्रॉम अदर, हैज़ अ रोल इन ऑडिटरी एंड विजुअल मेमोरी। राइट टेम्पोरल लोब इज इन्वॉल्व इन विजुअल मेमोरी, लेफ्ट टेम्पोरल लोब इज इन्वॉल्व विद वर्बल मेमोरी। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो आ गया कॉर्पस कैलोसम, जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, डीप में हम पढ़ रहे हैं। अभी देखो जितना भी हमारा बेसिक्स था वो कंप्लीट हो चुका, बायोलॉजी में हमने देख लिया, अभी के लिए उसी को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। कॉर्पस कैलोसम बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है हमारे ब्रेन का, जो कि कनेक्ट करता है हमारे राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को। मतलब अगर अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। एक कॉर्पस कैलोसम है जो कनेक्ट करता है, अभी यही बताया है, आगे चल के कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी बताएंगे इसमें। बट इसी फॉर ब्रेन के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम भी पाया जाता है। लिम्बिक सिस्टम के 2 भाग होते हैं, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। 2 सिस्टम होते हैं, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, हमें 2 ही चीज़ें पढ़नी है, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। जो थैलेमस होता है वो क्या करता है, थैलेमस एक तरह से रिले सेंटर की तरह काम करता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन ब्रेन में आती है तो डायरेक्टली थैलेमस के अंदर आती है। अब थैलेमस डिसाइड करता है कि उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन के किस हिस्से में भेजना है, और फिर ब्रेन का जो डिसीजन है वो वापस थैलेमस में आता है। थैलेमस डिसाइड करता है कि वापस कहाँ पे भेजना है, ये ध्यान रखना। तो थैलेमस एक तरह से रिले सेंटर की तरह काम करता है, जैसे रेडियो सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, लिंक टू इमोशंस, न्यूरल स्ट्रक्चर, ईटिंग, ड्रिंकिंग, बॉडी टेम्परेचर, इन सब को भी कंट्रोल करता है। गवर्न एंडोक्राइन सिस्टम को वाया पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि है, और मास्टर ग्रंथि को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। और जितने भी हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस से रिलेटेड होते हैं, ज़्यादातर हार्मोन्स इमोशंस से रिलेटेड होते हैं। तो इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है हाइपोथैलेमस, सबसे मेजर रोल है इसका इसमें।
इसी में ही अभी हाल ही में कुछ रिसर्च के थ्रू कुछ और भी चीज़ें पता चली हैं, लिम्बिक सिस्टम के कुछ और भी हिस्से के बारे में बताया गया। ये चीज़ें कहाँ पाई जा रही है, लिम्बिक सिस्टम कहाँ पाया जा रहा है, जो फोर ब्रेन है हमारा उसी के नीचे, सेरिब्रम के नीचे पाया जा रहा है। एमिग्डाला ये हाइपोथैलेमस के पास में ही पाया जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड और फीलिंग ऑफ इमोशन एंड फियर। ध्यान रखना, फीलिंग ऑफ इमोशन एंड फियर, फियर भी एक तरह का इमोशन है। फीलिंग ऑफ इमोशन आपको वो नहीं याद रखना, इमोशन को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हाइपोथैलेमस से। आपको बस ये याद रखना है कि मेमोरी से रिलेटेड है एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस है। हाल ही में रिसर्च हुई थी 2008 के आसपास इसके बारे में पता चला। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लेरेटिव मेमोरी, थिंग्स वी नो लाइक फैक्ट्स, फिगर्स, लर्निंग, स्पेशियल ओरिएंटेशन। डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे जब मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जान लीजिए कि जिन चीज़ों को हम जानते हैं लाइक फैक्ट्स, फैक्चुअल मेमोरी जो होती है वो पूरी की, जिसको आप बता सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं अपने मुंह के द्वारा, वाया योर माउथ, उसे कहते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये कंट्रोल कहाँ से होती है, हिप्पोकैम्पस से होती है। उसके बाद एक होता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम बीच में इन्होंने छोड़ दिया है मिड ब्रेन को, क्योंकि कुछ खास नहीं था, डायरेक्टली आ गए हैं ब्रेन स्टेम में। ब्रेन स्टेम में वैसे तो जो हम हाइंड ब्रेन की बात करते हैं तो सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, तीन चीज़ें होती हैं, बट इन्होंने सेरिबेलम को भी यहाँ पे छोड़ दिया गया है। हम पढ़ेंगे सिर्फ पोन्स और मेडुला के बारे में। एकदम जहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है, स्पाइनल कॉर्ड जहाँ से कनेक्ट होती है वहीं पर पाई जाती हैं सारी चीज़ें। पोन्स थोड़ा ऊपर पाई जाती है और मेडुला उसके नीचे पाया जाता है। काम क्या करते हैं ये दोनों मिलकर, हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक सिस्टम्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम मतलब हार्ट बीट को कंट्रोल करना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, हिचकी, खांसी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना। यहाँ पे नहीं, ब्रोकाज एरिया क्या होता है ये देख लीजिए। ब्रोकाज एरिया पाया कहाँ जाता है, दिस एरिया ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स लैंग्वेज एक्सप्रेशन an area of the frontal lobe usually in the left hemisphere that directs the muscle movement in the speech। लैंग्वेज एक्सप्रेशन मतलब स्पीच को कंट्रोल करता है ब्रोकाज एरिया, और फ्रंटल लोब में होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में होता है। एक बीमारी होती है एफेसिया। एफेसिया के बारे में जानने से पहले ये देख लीजिए, 4 कम्युनिकेशन मॉडलिटीज आर ऑडिटरी कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एक्सप्रेशन, रीडिंग एंड राइटिंग, फंक्शनल कम्युनिकेशन। ये 4 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने थॉट्स और थॉट्स को। अब एफेसिया क्या होता है, एक इज एन इनएबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एंड फॉर्मुलेट लैंग्वेज बिकॉज ऑफ डैमेज टू स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हमारे ब्रेन में, यूजुअली फ्रंटल लोब में ही प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से हम ना तो सामने वाला जो कह रहा है उसको सही से समझ पाते हैं, और ना ही हम जो बोलना चाहते हैं वो बोल पाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ये प्रॉब्लम आती है। कुछ केस स्टडीज़ हैं जिसके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले हैं। एक होता है वर्निकेज एरिया, इसके बारे में देख लो। कंट्रोल्स लैंग्वेज रिसेप्शन, अ ब्रेन एरिया इन्वॉल्व इन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सप्रेशन, यूजुअली इन द लेफ्ट टेम्पोरल लोब। वो फ्रंटल लोब में था ब्रोकाज एरिया, और ये टेम्पोरल लोब में है लेफ्ट हेमिस्फीयर में। जो ब्रोकाज एरिया था वो स्पीच, आपके बोलने में प्रॉब्लम कर रहा था, और जो वर्निकेज एरिया है वो आपको सुनने में प्रॉब्लम करेगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे सामने वाला कह क्या रहा है, बहुत कोशिश करेंगे फिर भी। अगला क्या है, ये स्प्लिट ब्रेन जिसके बारे में हम कह रहे थे, कॉर्पस कैलोसम।
कॉर्पस कैलोसन के बारे में कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। लेफ्ट हेमिस्फीयर, हमने ये कहा कि अगर हम स्प्लिट ब्रेन को स्प्लिट कर दें, मतलब दो भागों में बांट दें, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर को जो कनेक्ट करता है कॉर्पस कैलोसम, उसी को ही हम बीच से काट दें तो क्या होगा। लेफ्ट हेमिस्फीयर पहले जान लेते हैं फंक्शन क्या करता है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी को। लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड को कंट्रोल करेगा, ये बात ध्यान रखना। कंट्रोल्स लैंग्वेज एंड स्पीच इंक्लूडिंग रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फीयर में ही फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब है। कंट्रोल्स अंडरस्टैंडिंग स्पीच, कंट्रोल्स स्पीकिंग, कंट्रोल्स वर्बल मेमोरी। राइट हेमिस्फीयर क्या काम कर रहा है? रिकॉग्निशन शेप्स एंड फॉर्म्स, रिकॉग्नाइजिंग शेप्स एंड फॉर्म्स, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक अवेयरनेस, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड परसेप्शन, imagination, processing and storage of visual data inside, generating mental images of sight, sound, touch, taste and smell। अब स्प्लिट ब्रेन के केस में क्या होता है? In the 19th century, research on the people with certain brain injuries made it possible to suspect that the language center in the brain was commonly situated in the left hemisphere। एक्चुअली ये जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, उसमें जो इंजरीज़ हुई थी, उसके बाद बहुत सारी रिसर्च हुई थी। जिनकी डेथ हो गई थी या फिर जिनकी डेथ नहीं भी हुई थी, जो ब्रेन डेड हो गए थे, उन पर रिसर्च करने के लिए परमिशन मिल गई थी, जिसकी वजह से ये सारी रिसर्च हुई थी। तो इसमें ये बोला गया कि जो लैंग्वेज सेंटर होता है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है, वहाँ पे पता चला। वन हैड ऑब्जर्व दैट पीपल विथ लेसन्स इन टू स्पेसिफिक एरिया ऑन द लेफ्ट हेमिस्फीयर लॉस्ट देयर एबिलिटी टू टॉक। फॉर एग्जाम्पल, राइट विजन फील्ड इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर, लेफ्ट विजन फील्ड इज कनेक्टेड टू द राइट हेमिस्फीयर। आप दाईं आँख से जो भी देख रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग लेफ्ट हेमिस्फीयर में होती है, बाईं आँख से जो भी देख रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग राइट हेमिस्फीयर में हो रही होती है, ऐसा पता चला रिसर्च में। अब राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बारे में कैसे पता चला? इन 1960 देयर वर नो अदर क्योर फॉर पीपल हु सफर फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ एपिलेप्सी देन बाय कटिंग ऑफ द कनेक्शन कॉर्पस कैलोसन बिटवीन टू हेमिस्फीयर। कुछ लोगों को ऐसी बीमारी हो गई, एक एपिलेप्टिक बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनके कॉर्पस कैलोसन को दो भागों में बांटना पड़ा। स्पेरी हैड 10 पेशेंट्स हु अंडरवेंट द ऑपरेशन। 10 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके कॉर्पस कैलोसन को काट दिया गया। द एरिया यूज टू ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन फ्रॉम द राइट हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट हेमिस्फीयर वाज डिसरेप्टेड। अब क्या हुआ, जब काट दिया गया तो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब एक तरह से एक ही बॉडी है बट उसमें दो ब्रेन्स हैं। फॉर राइट हैंडेड पीपल एंड मोस्ट लेफ्ट हैंडेड पीपल लैंग्वेज इज ऑर्गेनाइज्ड इन लेफ्ट ब्रेन। अब ध्यान देना, चाहे आप राइट हैंडेड हो या लेफ्ट हैंडेड हो, लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी चीज़ लेफ्ट ब्रेन में ऑर्गेनाइज्ड होती है। द राइट हेमिस्फीयर हैज़ वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के बारे में बहुत कम अंडरस्टैंडिंग होती है राइट हेमिस्फीयर में। द राइट ब्रेन ऑर्गेनाइजेस नॉन विजुअल इमेजरी। कोई नॉन विजुअल चीज़ है तो उसको ऑर्गेनाइज करने का काम राइट हेमिस्फीयर का होता है। व्हेन, अब आगे क्या होता है, व्हेन पेशेंट्स विद अ स्प्लिट ब्रेन आर शोन एन इमेज ऑन देयर लेफ्ट विजुअल फील्ड, द लेफ्ट हाफ of what both eyes take in, they cannot vocally name what they have seen। जब स्प्लिट ब्रेन के लोगों को लेफ़्ट विजुअल फील्ड में कोई चीज़ दिखाई जा रही है तो उनकी दोनों आँखें लेफ़्ट साइड वाली चीज़ ही देख रहे हैं, राइट साइड वाली चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप क्या देख पा रहे हैं तो वो बता भी नहीं पाए कि वो क्या देख रहे हैं। क्यों बता क्यों नहीं पाए? क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें, क्योंकि लेफ़्ट साइड की चीज़ कहाँ पर आके ऑर्गेनाइज होगी? राइट साइड में, और राइट साइड में स्पीच से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बहुत कम चीज़ें, तो स्पीच ऑर्गेनाइज नहीं होती, इसलिए वो बता नहीं पाए। और वो लेफ़्ट चीज़ें क्यों देख रहे हैं? क्योंकि राइट साइड में तो, और राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो लेफ़्ट में देख रहा है, लेकिन लेफ़्ट साइड वाला जो हिस्सा है वो राइट साइड में देख ही नहीं पा रहा है। तो राइट साइड में तो कुछ रखा ही नहीं है, तो देखेगा क्या? तो दोनों चीज़ें, उसको लेफ़्ट साइड वाली चीज़ दिख तो रही है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है। This is because the speech control center is in the left side of the brain in most people and the image from the left visual field is sent only to the control center। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फाइनली मैं बता दे रहा हूँ इसका।
मतलब क्या हुआ, देखो ये हमारा ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये है हमारा राइट हेमिस्फीयर, ये है लेफ़्ट हेमिस्फीयर। बायोलॉजी में सब कुछ उल्टा होता है, आपको पता होगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि सामने वाला बंदा हमारे सामने मुँह करके खड़ा है। अब देखो, अगर हमने यहाँ पर कोई चीज़ रखी, दोनों को कार्पस कैलोसम दोनों के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल एक पेन रख दी, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं ये पेन है, पेन की जैसे लग नहीं रही, मान लो ये पेन है, लेफ़्ट साइड में हमने रखी। तो अब अगर लेफ़्ट साइड में हमने कोई चीज़ पेन रखी है तो इसकी प्रोसेसिंग कहाँ होगी, राइट साइड में, बिल्कुल राइट साइड में होगी। अब जब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कॉर्पस कैलोसम है नहीं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो नहीं पाएगी एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर में, तो राइट हेमिस्फीयर में इसकी प्रोसेसिंग होगी। आपको दिख रहा है राइट आँख से, अपनी लेफ़्ट बाईं आँख से दिख रहा है कि ये क्या है, बट जब आपसे पूछा जाएगा ये क्या है तो आप बोल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया जो बोलने वाला फीचर है वो कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड किसको कंट्रोल करता है, राइट साइड को। तो राइट साइड में तो उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, तो बोलेगा क्या, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और राइट हेमिस्फीयर में क्या है, राइट हेमिस्फीयर इसको देख तो पा रहा है, लेकिन राइट हेमिस्फीयर के पास फीचर ही नहीं है बोलने वाला, तो बोलेगा कहाँ से। तो एक तरह से दो ब्रेन की तरह काम करता है जब भी कॉर्पस कैलोसम को कट कर दिया जाता है। तो ये चीज़ हमें पहले नहीं पता थी, लेकिन जब वो ऐसी एपिलेप्सी आई और हमने कॉर्पस कैलोसम को कट किया तो उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता चला, तो उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया गया। अब ऐसे ऑपरेशंस नहीं होते हैं। सेम वही चीज़ है, दायां हाथ हो गया, दायां पैर हो गया, वही एग्जांपल्स हैं। सारे एग्जांपल्स के बारे में बताया गया है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, इतने एग्जांपल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ हमारी साइकोलॉजी पहुँच चुकी है, बायोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 1960s के पहले हम ये मानते थे कि ब्रेन सिर्फ़ और सिर्फ जेनेटिकली चेंज होता है, उसके बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, इस वजह से इसको कभी हम टच नहीं करते थे, हमारे डॉक्टर्स इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आई न्यूरोप्लास्टिसिटी की, इसमें कहा गया कि न्यूरोप्लास्टिसिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू चेंज थ्रू आउट द कोर्स ऑफ लाइफ। कभी भी चेंज हो सकता है हमारा ब्रेन में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। प्लास्टिसिटी कैन चेंज द फंक्शनल क्वालिटीज ऑफ द वेरियस ब्रेन स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग ऑन द रेगुलरिटी एंड टाइप ऑफ द न्यू टास्क द न्यूरॉन्स आर आस्क्ड टू परफॉर्म। ऐसी बात है, आप नई स्किल सीखते हैं थ्रू आउट योर लाइफ, तो ब्रेन में कुछ चेंजेस तो हो ही रहे होते हैं ना, वही बता रहे हैं। हाई लेवल्स ऑफ स्टिमुलेशन एंड न्यूमरस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एट अप्रोप्रिएट टाइम्स लीड टू अ ग्रेटर डेंसिटी ऑफ न्यूरल कनेक्शन। अगर आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए और राइट टाइम पे सही चीज़ सिखाई जाए, मतलब टाइम का मतलब है कि एज के अकॉर्डिंग सही चीज़ सिखाई जाए, तो आपके अंदर जो डेंसिटी ऑफ न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपकी एबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। चेंजेस कैन बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल, चेंजेस दोनों के थ्रू होते हैं। जेनेटिक चेंजेस की बात करें तो जेनेटिक चेंजेस देखो एक ही बार होता है थ्रू आउट लाइफ, जब हमारा बर्थ हो रहा होता है, उसके बाद जितने भी चेंजेस ब्रेन में आ रहे हैं वो पूरे के पूरे एनवायरमेंटल चेंजेस हैं। सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी द एबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन टू फॉर्म न्यू सिनेप्टिक कनेक्शंस एंड ब्रेक अप द ओल्ड वंस, ये सिनेप्स के बारे में मैंने बताया था। कॉर्टिकल रीमैपिंग व्हेन वन ब्रेन एरिया एज्यूम्स द फंक्शन टू अनदर ब्रेन एरिया, इसे कॉर्टिकल रीमैपिंग कहते हैं। ऐसा अक्सर होता नहीं है, बहुत कम लोगों में ऐसा देखा गया है। एग्जाम्पल अब आते हैं फिर से नर्वस सिस्टम पे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हम न्यूरॉन्स पे थे, हमने छोड़ा हुआ था न्यूरोट्रांसमीटर्स कितने टाइप्स के होते हैं।
ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, बेसिक चीज़ें थी, मैंने बताया था। यहाँ पे आ जाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स पे। हमने कहा था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में की रिसेप्टर साइट में, और वो वापस खींच लिए जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है ताकि एक्शन पोटेंशियल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो सके। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रांसफ़र होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक एगोनिस्ट और दूसरे होते हैं एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट वो होते हैं जो किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो सिग्नल की स्ट्रेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पेन हो रहा है आपकी उंगली में, स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, चोट लगी आपको ज़्यादा पेन होगा, धीरे धीरे वो पेन कम होता चला जाता है। रीज़न क्या है कि पेन का एक सिग्नल होगा, वो पहले जाएगा ब्रेन में, उसके बाद बार बार वो सिग्नल जाता रहेगा कुछ देर तक, तो धीरे धीरे जब एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स चेंज होते रहते हैं। वो क्या करते हैं कि पेन का जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को कम करते जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, एंटागोनिस्ट कहते हैं। ये कि अगर पेन आपको कम हो रहा है तो इसका मतलब है एंटागोनिस्ट एक्टिव है। आपको एंटागोनिस्ट की वजह से पेन का सिग्नल कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आपको पेन कम फील हो रहा है। एगोनिस्ट क्या होंगे, एगोनिस्ट वो होंगे जो पेन के सिग्नल को बढ़ा देंगे। कोई लोग कहते हैं कि मेरी बॉडी में हमेशा पेन होता रहता है, रीज़न क्या है, उनकी बॉडी में एगोनिस्ट एक्टिव हैं, जो एगोनिस्ट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एक्टिव हैं, और इस वजह से थोड़ा सा पेन का सिग्नल स्टार्ट होगा और हर न्यूरॉन के पास बढ़ता जाएगा, सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, ब्रेन तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पेन फील होता है। ये हो गया एगोनिस्ट, हो गया एंटागोनिस्ट, हो गया सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्या होता है, ए क्लास ऑफ ड्रग दैट ब्लॉक्स द रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन फ्रॉम द सिनेप्टिक नैब। सिनेप्टिक नैब में हमने बोला रीअपटेक होता है, तो एक ड्रग होती है जो रीअपटेक को ही रोक देती है। अब अगर रीअपटेक को रोक देगी कोई चीज़ तो क्या होगा, एक ही फीलिंग आपके ब्रेन में एक ही टाइप का सिग्नल जाता रहेगा। जब तक वो न्यूरोट्रांसमीटर उस न्यूरॉन में रहेगा तब तक एक ही सिग्नल आपके ब्रेन में पास होता रहेगा। इसीलिए ड्रग लेने के बाद जैसे आपके भांग, चरस, गांजा ऐसी चीज़ें होती हैं, इनसे आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि एक ही टाइप का है। एक बार प्लेजरेबल सिग्नल गया आपके ब्रेन को, और वो हमेशा वो पास होता रहेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि रीअपटेक तो हो ही नहीं रहा है ना, सिग्नल बंद हो ही नहीं रहा है। ये चीज़ें एग्जाम्पल्स इनके देख लेते हैं। बहुत सारे हैं, एक तो गापा है, ग्लोबेरुलिन्स है, बहुत सारी चीज़ें। सारे एग्जांपल्स के बारे में ध्यान देते हैं। ध्यान देना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर दोज हु आर गोइंग विद साइकोलॉजी ऑप्शनल। आपके लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जांपल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू द इफ़ेक्ट ऑफ सीरोटोनिन ऑन प्रोसोशल बिहेवियर। प्रोसोशल बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है सीरोटोनिन का। सीरोटोनिन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। सीरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग स्टेबल मूड एंड रेगुलेटिंग स्लीप साइकिल। स्टेबल मूड और स्लीप साइकिल को रेगुलेट करने के लिए सीरोटोनिन इम्पॉर्टेंट होता है। प्रो सोशल बिहेवियर इज कंसिडर्ड फ्री विल, सो हाउ कैन बी अ बायोलॉजिकल फैक्टर लाइक न्यूरोट्रांसमिशन अफेक्ट द फ्री विल, यही हमें पता करना है। ओके, तो सीरोटोनिन के बारे में जान लेते हैं। वन एग्जांपल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज सीरोटोनिन विच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद डिप्रेशन एंड एग्रेशन। Serotonin is a body regulator. It controls bodily processes such as sleep, libido and body temperature. libido के बारे में आपने पढ़ा है, डिटेल में नहीं पढ़ा है। एग्रेसिव एनर्जी होती है। अब वर्ड्स में जाएंगे, जर्मन वर्ड है जिसे दिया था किसने, सिगमंड फ्रायड ने। एक तरह से हम एग्रेसिव एनर्जी के लिए लिबिडो का यूज करते हैं। एंड बॉडी टेम्परेचर, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम नेगेटिव इमोशन सच एज एंजाइटी एंड डिप्रेशन। बिल्कुल। Serotonin stimulates neurotransmission in the postsynaptic neurons.
increasing arousal, emotion, and is also implicated in depression. Low levels of serotonin due to efficient reuptake in the presynaptic neuron leads to low level of arousal and lack of positive emotion, hence symptoms of depression. सेरोटोनिन की मात्रा अगर ज़्यादा है आपकी बॉडी में तो आपको डिप्रेशन कम फील होगा, अगर कम है तो होगा ये कि आपके अंदर एराउजल कम होगा और पॉजिटिव इमोशन भी कम होंगे, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो सेरोटोनिन हर सबकी बॉडी में होता है, डिपेंड करता है। जब आप परेशान होते हैं तो आपके अंदर सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो सेरोटोनिन ज़्यादा हो जाता है। अब एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, 30 वॉलंटियर्स विद मीन एज ऑफ 26 रिपीटेड मीजर्स विद 2 कंडीशंस। कंडीशन 1 क्या है, पार्टिसिपेंट वर गिवन सिटालोप्राम, SSRI ब्लॉक्स द सेरोटोनिन। कंडीशन 2, पार्टिसिपेंट्स वर गिवन अ प्लेसिबो। देखो 30 वॉलंटियर्स थे, 2 ग्रुप्स थे, एक ग्रुप में प्लेसिबो दिया गया, मतलब कुछ नहीं दिया गया। एक ग्रुप को दिया गया, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसको दिया गया सिटालोप्राम, जो कि सेरोटोनिन को ब्लॉक करता है, सेरोटोनिन के मूवमेंट को ब्लॉक करता है, ध्यान रखना, सिटालोप्राम। अब हुआ क्या, 2 बार इनका मेजरमेंट किया गया, इनके अंदर सेरोटोनिन के मेजरमेंट किया गया। आफ्टर टेकिंग द ड्रग, पार्टिसिपेंट वर गिवन अ series of moral dilemmas that involve deciding between utilitarian outcome, saving 5 lives, or adverse outcome, killing an innocent person. Moral dilemma. After taking the drug, participants were given a series of moral dilemmas. They had to choose between a unitarian outcome of saving 5 lives and the adverse condition of killing one innocent person. In one scenario, it involved pushing a man off from a bridge to stop a train from hitting 5 people. Impersonal, lifting a lever that would divert the train to hit 1 person instead of 5. Result क्या है, responses in the impersonal version were unaffected by dose of citalopram. After receiving citalopram, participants were less likely to push the man off the bridge in the personal scenario than in placebo. They concluded that serotonin reduces acceptability of the personal harm and in this way promotes pro-social behavior. मतलब साफ हुआ कि प्रो सोशल बिहेवियर को बढ़ावा देता है और पर्सनल हार्म को भी बढ़ावा देता है, पर्सनल हार्म को साइड में कर देता है और प्रो सोशल बिहेवियर को, अगर 5 लाइफ बचानी है आपको तो आप वही करेंगे। तो सेरोटोनिन की मात्रा अगर बॉडी में ज़्यादा है तो पर्सनल हार्म आपको हो सकता है, बट इम्पर्सनल आपका प्रो सोशल बिहेवियर बढ़ेगा। उसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ डोपामाइन इन लव के केस में डोपामाइन, अच्छा इससे ये भी होता है कि डिप्रेशन के केस में आपको दिया जा सकता है सेरोटोनिन की डोज, इससे पता चलता है। कल को गलती से आप साइकियाट्रिस्ट बन गए, गलती से नहीं मतलब अच्छी पढ़ाई कर ली आपने तो साइकियाट्रिस्ट बन गए, तो आपको इन सब चीज़ों से डील करना पड़ेगा। डोपामाइन इन लव, डोपामाइन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका लव पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देख लेते हैं। They conducted a study of the neural mechanism of romantic love. Dopamine is an excitatory neurotransmitter that is involved in our desire to get things done, motivation, controlling rewards and pleasure and emotional responses. 10 men and 7 women were recruited for the study. Each was in love but not with each other. Each participant was given an MRI. हर किसी का कोई ना कोई पार्टनर था, बट कोई एक दूसरे का पार्टनर नहीं था। For 30 seconds, each participants were viewed photo of their loved one. Second participants were given a 40-second filter activity. Participants were shown an emotionally neutral acquaintance for 30 seconds, counting backward from a number. The 4 steps were repeated 6 times. Result showed a specific pattern of activation in the brain of participants. The activation were observed in the ventral tegmental area and caudate nucleus, a system that generates and transmits dopamine and increases
डोपामाइन रिलेटेड एक्टिविटी इन द ब्रेन। अब डोपामाइन काम क्या करता है वो देखो, फालतू की चीज़ें थी। इन द ब्रेन डोपामाइन फंक्शंस एज न्यूरोट्रांसमीटर एज अ केमिकल रिलीज्ड बाय द न्यूरॉन्स टू सेंड सिग्नल्स टू अदर नर्व सेल्स। ब्रेन इंक्लूड्स सेवरल distinct dopamine pathway, one which plays a major role in reward motivation behavior. Most type of the rewards increase the level of dopamine in the brain. जब भी डोपामाइन का लेवल बढ़ेगा ब्रेन में तो आपके अंदर प्लेजर बढ़ेगा। एंड मैनी एडिक्टिव ड्रग्स इंक्रीज डोपामाइन न्यूरोनल एक्टिविटी। कई सारी एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं जो अभी एग्जांपल दिया आपको, वो डोपामाइन को बढ़ा देते हैं, डोपामाइन के लेवल को बढ़ा देती हैं ब्रेन में, जिसकी वजह से आपको प्लेजर फील होता है। बस इतना ही देखना था, डोपामाइन में इतना ही काफ़ी है। ड्रग एडिक्शन के बारे में पूरी तरह से काफ़ी हद तक डोपामाइन से रिलेटेड है। सीरोटोनिन के बारे में बता दिया। नॉरएपिनेफ्रिन एक तरह का हार्मोन है, इसके बारे में पढ़ेंगे जब हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मत पढ़ो, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं। आपको रिसर्च नहीं करना, पीएचडी नहीं करना है। एसिटाइलकोलिन के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली सबसे पहला जो न्यूरोट्रांसमीटर था जिसके खोज हुई, डिस्कवरी हुआ, एसिटाइलकोलिन ही था। प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स आर फाउंड वाइडली थ्रूआउट द बॉडी एंड ब्रेन। इफेक्ट्स ACH इन द बॉडी इंक्लूड्स effective deliverer of sodium ions, stimulates muscle contraction, excites nerves. An increase in ACH causes decreased heart rate, increased production of saliva, high doses, convulsions and tremors. Deficient level contribute to motor dysfunctions. अगर हाई ACH है तो हार्ट रेट डिक्रीज होगी, सलाइवा का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हाई डोजेस, कन्वल्जेशन, ट्रेमर्स, बहुत कुछ हो सकता है, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो सकती है। अगर डिफिशियंट है तो आपके अंदर मोटर डिसफंक्शन हो सकते हैं। मोटर डिसफंक्शन मतलब होता है कि आपकी बॉडी आप ही के कंट्रोल में नहीं होगी। यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, मज़ेदार है। द एम ऑफ दियर एक्सपेरिमेंट वॉज टू डिटरमिन द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलाइन ऑन मेमोरी। रैट्स वर ट्रेंड टू गो थ्रू अ मेज एंड गेट टू द एंड वेयर दे रिसीव्ड फूड। ये फूड है और ये हमारा चूहा है, इसको यहाँ तक पहुँचना है। द रैट्स वर इंजेक्टेड विद पहला स्कोपोलामाइन जो कि स्लो कर देता है आपकी बॉडी को, और फिसोटिग्माइन जो कि इंक्रीज करता है किसकी, आपकी बॉडी की मसल एक्टिविटीज़ को। रिएक्शन विद एसिटाइलकोलाइन, और नहीं एक चीज़ गलत हुई, जो स्कोपोलामाइन था वो स्लो करता है रिएक्शन विद एसिटाइलकोलाइन को, और जो फिसोटिग्माइन है वो इंक्रीज करता है रिएक्शन विद एसिटाइलकोलाइन। और रिजल्ट क्या हुआ, जो स्कोपोलामाइन था, स्कोपोलामाइन स्लोवर एट फाइंडिंग्स वे राउंड मेज एंड मेड मोर एरर्स देन कंट्रोल फिस्टोगिमाइन ग्रुप। फिसोस्टिग्माइन रैन फास्टर कंपेयर टू बोथ द ग्रुप्स। जिनको फिस्टोग्माइन दिया गया था वो चूहे ज़्यादा तेज़ी से फूड को पा लेते हैं कम गलतियां करके, और जिनको स्कोपोलामाइन दिया गया था वो लेट करते हैं और ज़्यादा एरर्स करते हैं। एसिटाइलकोलाइन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग ए मेमोरी ऑफ द मैच। मतलब हुआ क्या कि फिसोटिग्माइन में एसिटाइलकोलाइन था, क्योंकि ये फिसोटिग्माइन जो था वो एसिटाइलकोलाइन के साथ ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से ACH की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, और मेमोरी को और थोड़ा शार्प कर देती है, फॉर टाइम बिंग, हमेशा के लिए नहीं। इसके बाद कुछ CT स्कैन, PT स्कैन के बारे में बताया गया है, जैसे टेक्निक्स यूज टू स्टडी द ब्रेन इन रिलेशन टू बिहेवियर, जो हमने बताया था बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कि ये टेक्निक्स यूज होती हैं। जैसे CT स्कैन अक्सर आपके ब्रेन का होता है, जो कि आपके ब्रेन के हर पार्ट को
डीपली चेक करता है। मैग्नेटिक स्टिमुलेशन एमआरआई के बारे में जानते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, ये भी अक्सर ब्रेन की होती है। इनके बारे में डिफरेंसेस के बारे में ज़्यादा नहीं पड़ता है, बट फिर भी पढ़ लेते हैं। सीटी स्कैन क्या होता है, एमआरआई क्या होता है, दोनों का गिव यू द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, दोनों का काम होता है। डिफरेंसेस क्या होता है दोनों में, लेस एक्सपेंसिव दैन एमआरआई, लेस सेंसिटिव टू पेशेंट मूवमेंट, सीटी कंप्यूटेड टोपोग्राफी कहते हैं इसको, टोमोग्राफी कैन बी परफॉर्म्ड इफ़ यू हैव एन इम्प्लांटेड मेडिकल डिवाइस ऑफ एनी काइंड। अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई इम्प्लांटेड मेडिकल डिवाइस है तब भी आप सीटी स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं। एमआरआई कंट्रास्ट मटेरियल यूज्ड फॉर इमेजिंग एनहेंसमेंट हैव वेरी लो इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। मोर सेंसिटिव टू पेशेंट मोमेंट, उस टाइम आप कुछ सोच रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, वही उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो ब्रेन की न्यूरॉन्स होंगी वो एक्ट कर रही होंगी, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट पड़ सकता है आपकी एमआरआई रिपोर्ट में। ईईजी होता है एक इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ईईजी प्रिंट out is often referred to as brain waves. When neurons transport information, they lift off an electrical charge. The EEG registers the pattern of these charges. कुछ नहीं, बस ब्रेन के अंदर क्या क्या चल रहा है उस तरह की एक वेव को स्टडी करता है, एक तरह से वेव के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को, और दिखाता है कि आपके ब्रेन में क्या क्या चल रहा है। बट याद रखना, इसको विजुअल फॉर्म में देख पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। टीईटी स्कैन, पोजिट्रॉन इमिशन टोपोग्राफी होता क्या, मॉनिटर्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन द ब्रेन, पेशेंट इंजेक्टेड विद रेडियोएक्टिव ग्लूकोज एंड द स्कैन पिक्स अप द कलर्ड पाथ ऑफ द ग्लूकोज यूज्ड टू डायग्नोज ट्यूमर्स एंड डिटरमिन चेंजेस इन द अल्जाइमर्स पेशेंट्स। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आता है, हार्मोन्स। देखो अब आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे जितने भी ग्लैंड्स होती हैं उनको दो पार्ट्स में हमने बांटा है। एक को कहा हमने एक्सोक्राइन, एक को कहा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब यह होता है कि ऐसी ग्लैंड्स जो कोई चीज़ सीक्रेट करती हैं तो वो वाया किसी न किसी पाइपलाइन के थ्रू जाता है। जैसे स्वेट ग्लैंड है, अगर स्वेट ग्लैंड मतलब हमारे बॉडी से पसीना निकल रहा है तो डायरेक्टली बॉडी से बाहर आ रहा है वाया पाइपलाइन, कुछ ना कुछ लगा होगा, ठीक है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपने सीक्रेशन को डायरेक्टली सीक्रेट करती हैं इनटू द ब्लड में डायरेक्टली छोड़ देती हैं, और ब्लड का काम है उसको जहाँ पर पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचाएगा, ठीक है। तो हम एंडोक्राइन के बारे में ध्यान देते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन चीज़ जो भी हैं वो हमें एक्सटर्नली इफेक्ट करते हैं, इंटरनली इफेक्ट नहीं करती हैं। एंडोक्राइन चीज़ें मतलब एंडोक्राइन से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं वो हमें इंटरनली अफेक्ट करती हैं। अब देखो हमने कहा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमें इंटरनली इफेक्ट करती हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, क्योंकि वो इमोशंस को कंट्रोल करता था। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको, नहीं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को नहीं कंट्रोल करता, वो सिर्फ और सिर्फ एक एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इन टर्न पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो फाइनल कंट्रोल जो होता है वो किसके पास होता है, ब्रेन के पास होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा होता है। हार्मोन्स होते क्या हैं ये देख लेते हैं। लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे एक्टिवेट सेल्स इन द बॉडी, दे अफेक्ट बोथ इंटरनल प्रोसेसेस एंड विजुअल बिहेवियर, आर सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ सिस्टम। हार्मोन्स कैन ओनली इन्फ्लुएंस सेल्स दैट हैव रिसेप्टर्स, दीज सेल्स आर कॉल्ड टारगेट सेल्स। देखो अगर आपको लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम, वैसे जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक मैं हिंदी में आपको बताते जा रहा हूँ, बट इफ़ आपको लगता है कि ज़्यादा इंग्लिश का यूज कर रहे हैं या फिर कम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो बता दीजिएगा, वो भी अगली क्लास से करना स्टार्ट कर देंगे। मुझे लगता है कि ये अच्छा है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपकी मजबूत होगी तो आपको ये अच्छा लगेगा। थोड़ा यहाँ पे फोकस करिए, क्योंकि आगे चल के आपको हिंदी में कोई मटेरियल नहीं मिलने वाला। साइकोलॉजी में तो भूल ही जाइए कि हिंदी में कोई मटेरियल आपको मिलने वाला है। वैसे भी इंग्लिश ग्लोबलाइज हो चुकी है, तो अगर आपके अंदर देशभक्ति ज़्यादा है और आप हिंदी में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप साइकोलॉजी छोड़ ही दें, क्योंकि फिर आपके पास स्कोप कम हो जाते हैं। चलो, तो सबसे पहली जो ग्लैंड है उसके बारे में पढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होती है, अ स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द स्टॉक हैंगिंग ऑन द बेस ऑफ ब्रेन।
बेस ऑफ ब्रेन का मतलब है हमारी आँख के पीछे हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा नीचे स्थित होती है। इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। प्राइमरी फंक्शन इज़ टू कंट्रोल दियर ग्लैंड्स अदर ग्लैंड्स। इसका मुख्य काम ही है दूसरी ग्रंथियों को कंट्रोल करना। इन टर्न ये खुद कंट्रोल होती है किससे? हाइपोथैलेमस से। प्रोड्यूसेस मेनी हार्मोन्स। सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस इन द बेस ऑफ ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है और पिट्यूटरी हार्मोन के अंदर क्या क्या हार्मोन कब रिलीज होना है ये कौन डिसाइड करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस। दो भागों में बटा हुआ था स्ट्रक्चरली एंड दो भागों में बटा होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है मतलब पीछे वाली जो हिस्सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन और एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। काम क्या है इनका पढ़ेंगे। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, जो सामने वाला हिस्सा होता है इसका, वो प्रोड्यूस करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम TSH कह देते हैं, और ग्रोथ हार्मोन भी यही रिलीज करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही हार्मोन्स रिलीज करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को ये रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन जैसा कहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा है, रिलीज करते हैं। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस आफ्टर बीइंग स्टिमुलेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा उल्टा हो गया है। जो ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज होता है, प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, और किसके कहने पे? आफ्टर बीइंग स्टिमुलेटेड बाय होम बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा ऑक्सीटोसिन रिलीज करने को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगी क्या? ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, थोड़ा सेंटेंस उल्टा हो गया, इसको फोकस मत करिएगा। ओके, अगला। इट प्लेज अ रोल इन द लेबर कॉन्ट्रैक्शन एंड लैक्टेशन। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा पेन होता है फीमेल्स को, तो वहाँ पे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है सो दैट चाइल्ड बर्थ ईजिली हो जाए, और साथ में उसके बाद लैक्टेशन को भी बढ़ावा देता है। महिलाओं को चाइल्ड बर्थ के बाद मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है ड्यू टू दिस ऑक्सीटोसिन। इट इज़ रिलीज्ड आफ्टर टचेस एंड हग्स। जब आप किसी को टच करते हैं या हग करते हैं अपने लव्ड वंस को, तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। दिस हार्मोन इज एसोसिएटेड विद द बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड एंड बिटवीन लवर्स। हो गया। ऑक्सीटोसिन हैज़ बीन कॉल्ड द लव हार्मोन। ये नहीं आएगा एग्जाम में, बस बोल दिया गया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया, एग्जाम्पल के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। इसके बाद एक और भी हार्मोन है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। जनरली हम इसको मेल हार्मोन भी कहते हैं, बट फीमेल्स में भी पाया जाता है। हार्मोन विच कैन अफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर इज टेस्टोस्टेरोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस इन द मेल। जो मेल अंडाणु होते हैं उनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं टेस्टिस के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन इज मेनली नोन फॉर सपोर्टिंग मेल ट्रेट्स एज इट इन्फ्लुएंसेस एग्रेसिवनेस एंड एग्रेशन इन जनरल। मेल ट्रेट्स का मतलब होता है मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स लाइक एग्रेशन, बियर्ड होनी चाहिए, आपकी आवाज़ मोटी होनी चाहिए। ये सारे मेल ट्रेट्स हैं, मेल कैरेक्टर्स हैं, मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स हैं, जिसको कौन इंड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन। एक हार्मोन होता है जो कि 12 से 16 के बीच मेल्स में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, फीमेल्स में भी पाया जाता है। Although linked profoundly in males, testosterone is also found in females. It plays a less important role, secreted in small amount from the ovaries. ओवरीज में से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में, बट मेल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज होना स्टार्ट करता है मेल बॉडी में, तो रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ने लगती है ह्यूमन बॉडी में। इंक्रीजेज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन मसल्स, लिवर एंड किडनीज, दस स्टिमुलेटिंग देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। आपकी हाइट भी उस टाइम बढ़ रही होती है, आपकी बॉडी एक नया शेप ले रही होती है। रीज़न यही है कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते ही आपकी पूरी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। इंक्रीजेस सेल डिवीजन इन सर्टेन टिश्यूज़ में सेल डिवीजन को भी बढ़ावा देता है। एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल कैरेक्टर्स ऑर्गेनिक बिहेवियर। ये तो हो गया। इंटर्न
ये क्या किसी चीज़ से कंट्रोल होती है? बिल्कुल पिट्यूटरी से ही कंट्रोल होगी। अगला आता है एड्रीनल ग्लैंड। देखिए बहुत सारी चीज़ें दी हुई है इस पीपीटी में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको पीपीटी दे सकता हूँ, बट उन चीज़ों को मैं छोड़ रहा हूँ जो इवन हम सिलेबस से बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हैं। इतनी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं दी हैं, इवन साइकोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस में भी नहीं दी। मैं वो इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ कि साइकोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस में क्या है वही पढ़ा रहा हूँ आपको, सो दैट कोई चीज़ ना छूटे। बहुत सारे एग्जांपल्स हम छोड़ रहे हैं, इतने एग्जांपल्स आपको नहीं करने हैं। और वैसे भी साइकोलॉजी में अगर आपको एग्जांपल्स लिखने हैं तो आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, उन सारे एग्जांपल्स को नहीं पढ़ सकते आप। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड काम क्या करती है? एड्रीनल ग्लैंड्स आर पार्ट ऑफ द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स कंट्रोल मेनली इंपॉर्टेंट फंक्शंस सच एज मेंटेनिंग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सच एज maintaining blood sugar level and regulating inflation, regulating the balance of salt and water, controlling fight or flight responses to stress, maintaining pregnancy। छोड़ो यहाँ पे हम ब्रेन को ही पढ़ लेते हैं। नर्वस सिस्टम को पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हमने कहा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक को कहा हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने पढ़ लिया, पेरिफेरल तो छूट रहा है ना, वो भी तो पढ़ना है। चलो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी 2 भागों में बांटा है। एक को हमने कहा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक को हमने कहा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब ध्यान देना, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये डे टू डे लाइफ मतलब नॉर्मल लाइफ के टाइम पे फंक्शन कर रहा होता है। लाइक हमारी बॉडी में बैलेंस बनाना, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर सकता है। ऐसा नहीं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह दिया है तो ब्रेन से उसका कोई मतलब नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई मतलब नहीं। दोनों हमेशा आपस में मिलजुल कर काम करते हैं बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो जो डे टू डे लाइफ है वो पूरा का पूरा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली होती हैं, ऑटोमेटिकली होती हैं। और अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है तो वह है पोन्स और मेडुला। अब ध्यान से सुनना है यहाँ पे, ठीक है। हम सोमैटिक के बारे में पढ़ चुके, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए फंक्शन करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इसमें भी, कौन सा सिग्नल कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, ब्रेन का डिसीजन क्या है, वो वापस आना है उस बॉडी पार्ट में, ठीक है। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में फिर से पढ़ते हैं। देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है उसको फिर से, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को हम फिर से 2 भाग में बांटते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हमने कहा, क्या कहा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्पेलिंग देख लेना, एंड दूसरे को कहा पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। कब काम में आता है? जब हमारे अंदर एराउजल आता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपको गुस्सा आया अपने फ्रेंड पे, बस आप उसे मारना ही चाहते हैं, पीटना ही चाहते हैं हर तरह से, जैसे आप पीटते हैं हमेशा से। उस टाइम आपके अंदर क्या होगा? हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, रेस्पिरेशन तेज़ हो जाएगा, ब्लड कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज़ी से होगा, आपकी बॉडी के अंदर अपार क्षमता आ जाएगी, अपार ऊर्जा आ जाएगी, ऐसा आपको फील होगा, आवाज़ आपकी ऊंची हो जाएगी। क्या ये सारी चीज़ें आप अपने कंट्रोल में होकर कर रहे हैं क्या? नहीं, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं। कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला और पोन्स कर रहे हैं कंट्रोल इनको। ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि हमारे पास किडनी के, कहाँ पहुँचे यार, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होती है, जिससे एक हार्मोन निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है जब हमारी बॉडी एक्साइट होती है। ज़रूरी नहीं है कि गुस्सा आई हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारी बॉडी एक्साइट होती है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्साइटमेंट हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं,
लाइक मैंने एग्जांपल बताया, हार्ट बीट तेज़ होना, सांसों का तेज़ होना, सांसें तेज़ चलना, ज़्यादा एनर्जी फील करना, आवाज़ का तेज़ हो जाना, ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने से पहले एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो चुका है, तब आपको ऐसा फील हो रहा है। एड्रेनलिन हार्मोन आपके अंदर इंड्यूस करता है क्या? एक्साइटमेंट को इंड्यूस करता है। अब देखो, ये एड्रेनलिन हार्मोन किससे रिलीज होगा? एड्रेनलिन ग्लैंड को, एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा। किसके कहने पे? पिट्यूटरी ग्रंथि के कहने पे। पिट्यूटरी ग्रंथि क्यों कहेगी? क्योंकि हाइपोथैलेमस बोलेगा। हाइपोथैलेमस क्यों बोलेगा? सिचुएशन को देख के ब्रेन के पास सिग्नल आएगा, ऑडिटरी या विजुअल, ब्रेन उसकी प्रोसेसिंग करेगा और फिर हाइपोथैलेमस से डिसाइड करेगा कि कौन सा हार्मोन रिलीज़ करना है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि एड्रीनलिन रिलीज़ करवाओ। पिट्यूटरी एड्रीनल ग्लैंड को बोलेगी रिलीज़ करो। एड्रीनल ग्लैंड ने रिलीज़ कर दिया एड्रीनलिन हार्मोन। अब आपकी बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें, एक्साइटमेंट वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब एनर्जी तो ज़्यादा है नहीं बॉडी में, उतनी होगी ना जितनी एक ह्यूमन बॉडी में होती है। आपको भले बहुत ज़्यादा फील हो रही है, लेकिन थोड़ी देर में वो डिसिपेट हो जाएगी। और जब डिसिपेट हो जाएगी तो आपको चाहिए खाना, आपको चाहिए रेस्ट। तो बॉडी अचानक से रेस्ट में नहीं आ सकती है ना। मेरे रेगुलर आप लोग अंतर वहाँ हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें पता है अगर अचानक से आ गए रेस्ट पोजीशन पे तो हम हमेशा के लिए रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हो जाती है, उस टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस फिर से ऑर्डर देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से ऑर्डर दे देगी एड्रीनल ग्लैंड को कि भैया अब नॉर एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज़ करो। तो एड्रीनल ग्लैंड नॉर एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज़ करेगी, जो कि पूरी बॉडी को फिर से काम के स्टेज में ले आएगी। काम मतलब शांति वाली स्थिति में ले आएगी। तो जब हमारी बॉडी एक्साइट हो रही थी ड्यू टू एड्रीनलिन हार्मोन, उस टाइम कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा था? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जिस टाइम हमारी बॉडी एक्साइटमेंट से रेस्ट फेज में आ रही थी, उस टाइम कौन सा हार्मोन काम कर रहा था? नॉर एड्रीनलिन हार्मोन। और उस टाइम पे कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा था? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस हार्मोन को हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि सिचुएशन दोनों में सेम होती है। आपके सामने एक शेर आ गया, अचानक जंगल में घूम रहे हैं, सिचुएशन क्या होगी? एक्साइटमेंट की सिचुएशन होगी ना। अब वहाँ पे यही हार्मोन काम करेगा, एड्रीनल हार्मोन ही काम करेगा, वहाँ पर भी रिलीज़ होगा, सब कुछ बढ़ेगा, बॉडी में चेंजेस आएंगे। अब वहाँ पे आप सोचेंगे शेर से लड़ना चाहिए या भागना चाहिए, इसीलिए इसको बोला फाइट और फ्लाइट। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेन काम कर रहा होता, उसे पता है कि शेर से नहीं लड़ना है, आप भाग जाएंगे, इसलिए फाइट बोल दिया, फ्लाइट बोल दिया। और कभी कभी आपको लड़ने का भी मौका मिल जाता है ब्रेन के थ्रू, तो वहाँ पे फाइट बोल दिया। तो इसलिए इसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। बड़े ही अच्छे शब्दों में समझा दिया मुझे लगता है, इससे अच्छा तो आपको कोई नहीं समझाने वाला है, नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये रहा एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है सिंपैथेटिक डिवीज़न, क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कुछ बचा हुआ है। न्यूरोट्रांसमीटर्स ध्यान रखना, ऑप्शनल वाले, और अगर नहीं बताया तो पीपीटी ले लेना, बता देना अगर चाहिए तो। मैं कोई ना कोई टेलीग्राम ग्रुप वगैरह बना लूँगा, उसके थ्रू शेयर कर दूँगा। ये एग्जांपल्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, आपके लिए अच्छा होगा, खासकर उनके लिए जो ये हैं अपने ऑप्शनल वाले, क्योंकि आपको लिखने में कई सारी चीज़ें, कई सारे नए कंटेंट्स मिल जाएंगे, टू द पॉइंट के कंटेंट मिलेंगे। हालांकि कुछ चीज़ें छूटी थी पिछली क्लास में, कुछ चीज़ें नहीं, एक चीज़ छूटी थी जिसे हम कहते हैं एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी नाम के चैप्टर में एक टॉपिक छूटा था, एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी। एथिकल इश्यूज का मतलब देखो होता क्या है कि जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये फिजिक्स नहीं है भाई, यहाँ पे हम नॉन लिविंग चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं।
कि कुछ भी कर दो, तोड़ दो, काट दो, मार दो, पीट दो, जो भी करना है कर दो, नॉन लिविंग है, कुछ कर तो सकते नहीं। तो वहाँ पे एथिकल इश्यूज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। बट जब हम ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं या बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो हम लिविंग चीज़ों से डील कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, हम लिविंग चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। अब पता चला आपके एक्सपेरिमेंट की वजह से किसी को हार्म हो गया, किसी का दिमाग ही ख़राब हो गया, वो पागल बन गया, क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी ना। तो कुछ एथिक्स और मोरालिटी के रूल्स बताए गए हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जो कि साइकोलॉजी की एक बड़ी संस्था है, जो कि बहुत सारे पेपर्स एक तरह से सेंट्रली सारे पेपर्स को पब्लिश करती है रिलेटेड टू साइकोलॉजी, उसने कुछ एथिकल रूल्स बनाए हैं और उसी के बेसिस पे यूएन ने अपने रिसर्च से रिलेटेड ह्यूमन राइट्स भी बनाए हैं, और उस ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग सारे देशों ने कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पास किया है। उसके बेसिस पे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जैसे जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जब भी आप पार्टिसिपेंट को चूज कर रहे हैं, तो पार्टिसिपेंट से कंसेंट लेनी है आपको, कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है या नहीं, वो भी रिटन कंसेंट लेनी है, ठीक है। अगर बच्चा माइनर है तो उसके पेरेंट्स से भी रिटन कंसेंट लेनी होगी। इन केस ड्यूरिंग आपके एक्सपेरिमेंट कोई प्रॉब्लम होती है, ये पॉइंट वाइज लिखिएगा, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आप पूरा हर्जाना देंगे, मुआवजा पूरा आप ही भरेंगे, एक्सपेरिमेंटर ही भरेगा, ये भी होता है। इसके अलावा जब भी आप पार्टिसिपेंट को चूज कर रहे हैं या उससे सहमति ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट होने की, उस टाइम आपको ब्रीफ करना है उसे कि एक्सपेरिमेंट में आपके साथ क्या होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं एक्सपेरिमेंट में आपके, जो हो सकता है कि अगर आपने बता दिया पार्टिसिपेंट को कि अगर हम इस चीज़ के बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं, तो पार्टिसिपेंट अपना बिहेवियर बदल ले और आपका रिसर्च ख़राब हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास लॉजिक होनी चाहिए कि आपने एग्जैक्ट चीज़ क्यों नहीं बताई। आप पार्टिसिपेंट को फाल्सीफाई नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते हैं कि हम आपके साथ ये करने जा रहे हैं और एक्चुअल में आपने दूसरी कुछ चीज़ कर दी। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताइए, या फिर आप बता दीजिए कि ये इन्फॉर्मेशन गोपनीय है कि हम आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एथिक्स हैं। और अगर आपने गलती से इन रूल्स को नहीं फॉलो किया और अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करवाने भेज दिया, तो आपका रिसर्च वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। आपका रिसर्च बहुत अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए उसके, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिकॉज आपने एथिकल रूल्स को नहीं फॉलो किए। और ऐसा बहुत बार हो चुका है साइकोलॉजी में, खासकर जब हम बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कई सारे ऐसे एनिमल हैं जिनकी जान चली गई और वो रिसर्च पेपर्स भी वहीं पे ख़त्म कर दिए थे, उनको पब्लिश नहीं करने दिया गया, और ये अच्छी चीज़ भी है, होना भी ऐसा नहीं चाहिए। ओके, सो दैट्स एंड फॉर टुडेज क्लास। बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ख़त्म हो चुका है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको नर्वस सिस्टम देखना है। अगर आपको ग्रेजुएशन है तो आपको सिर्फ नर्वस सिस्टम को लेकर चलना है। जितने भी हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ा, उसमें आपको एक न्यूरोट्रांसमीटर के टाइप्स पता कर लेना है, एग्जांपल्स पता करने चाहिए, उनके काम क्या होते हैं ये पता हो या ना हो। बट अगर ऑप्शनल से हैं तो आपको नर्वस सिस्टम के बारे में उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स पर फोकस करना है, साथ में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर फोकस करना है। क्योंकि जो बंदा यूपीएससी ऑप्शनल देने जा रहा है उसको यूपीएससी ये मान के चलती है कि एटलीस्ट नर्वस सिस्टम के बारे में तो पता ही है ही, अगर साइकोलॉजी ऑप्शनल लिया है बंदे ने तो। ये बात ध्यान रखना। और आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स एटलीस्ट 5 से 6 न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में डीप में पता होना चाहिए कि उनका काम क्या है, वो काम कैसे करते हैं, वो एगोनिस्ट हैं या एंटागोनिस्ट हैं, ठीक। जैसे एसिटलकोलाइन, अगर मैं पूछूं कि किस टाइप का ट्रांसमीटर है, ये तो क्लास में बताया नहीं, एगोनिस्ट है। वैसे ये तो फैक्चुअल डेटा है, एगोनिस्ट है, क्योंकि ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ऐसी बात बहुत सारी चीज़ें आप देख लें, इंटरनेट पर हो चाहें तो सर्च कर सकते हैं कि किस टाइप का कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है। So that's all for today's class.